और जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज कर रहा है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो पीने के पानी की दिक्कत होगी। दूसरी बात, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तीसरी बात, हमारे क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए हमको जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो खाने पीने की चीजों की समस्या होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये चौथे पिक्चर से आप समझ सकते हैं। तो बात करेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। अब ये बात हमने आपसे पहले भी डिस्कस की है। क्या डिस्कस किया? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका चीजों पर क्या असर पड़ेगा? जब भी जनसंख्या बढ़ती है तब भी आपको ज्यादा चीजों की आवश्यकता होती है, हर चीज ज्यादा चाहिए। लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? ज्यादा घर चाहिए, ज्यादा गाड़ियां चाहिए, यस। ज्यादा कपड़े चाहिए, ज्यादा अनाज चाहिए, ज्यादा पानी ज्यादा चाहिए। संसाधन है वो। मतलब कुल मिला के अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जनसंख्या का बढ़ने का सीधा मतलब हो गया आपको ज्यादा संसाधन चाहिए। और जब आप ज्यादा संसाधनों का दोहन करेंगे तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, संसाधन उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो वन भूमि थी और कृषि योग्य जो भूमि थी उसका बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। कैसे हुआ? हमने क्या किया? हमने जंगल काट दिए तो वनों का विनाश हो गया। और कृषि योग्य भूमि पर हमने निर्माण कार्य किया। आपने घर कहाँ बनाया? आप सभी लोगों का अपना अपना घर है। ठीक है, अब जरा जाके और ये पता यस लगाइएगा सर। कि जिस जगह पर आपका घर बना है वो कृषि योग्य भूमि है या नहीं है। तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि कृषि योग्य भूमि का विनाश कैसे हुआ। कृषि योग्य भूमि का विनाश ऐसे ही हुआ कि आपने क्या किया? उस पर सड़क बना दिया, उस पर इंडस्ट्री बना दी, या उस पर घर बना दिए, या तमाम तरह का निर्माण कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये भूमि समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। तो जिस प्रकार जिस तेजी से हम ये सब काम करते जा रहे हैं तो भूमि पर खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या खतरा? कि कहीं उसका विनाश ना हो जाए। वन रोपण। अब यहाँ पर बड़ी सारी चीजें दी गई हैं। पहली बात हो गई वन रोपण, मतलब क्या हो गया? वन रोपण का पौधा लगाना। पौधा लगाना। ठीक है, फिर दूसरा हो गया भूमि उद्धार। भूमि पौधे उद्धार उगाना। मतलब, भूमि उद्धार मतलब पौधे उगाना। अन उपजाऊ जमीन को उपजाऊ जमीन बनाना, ये उद्धार हो गया। जैसे प्रभु श्री राम ने यस किसका सर। उद्धार किया था? आज 5 अगस्त भी है तो आज भूमि पूजन सर। होना है शायद अयोध्या में। तो यस भाई सर। थोड़ी बात यस राम जी पर तो यस। बनती है यस ना। सर। हाँ, यस सर। तो बताइए किसका उद्धार किया था राम जी ने? रावण। रावण का। अहिल्या। अच्छा, दशानन। रावण का उद्धार अहिल्या का। नहीं नहीं नहीं। सर सुग्रीव कहाँ का। गए थे? कहाँ गए थे? उन्होंने तो बहुत सारे लोगों का उद्धार किया, लेकिन एक खास जो है इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। वो कौन था जो पत्थर बन गई थी महिला? अहिल्या। अहिल्या सर। हाँ, इलिया। उनको श्राप दिया था ना। यस सर। उनको श्राप मिला था, उस श्राप के कारण जो है वो पत्थर बन गई थी। और फिर जब राम जी ने अपने चरणों से छुआ तो फिर वो पत्थर से फिर वो महिला बन गई। अहिल्या हम बन बने। औरत। तो ये कहा गया कि उद्धार हो गया ना। ये तो पत्थर से क्या बन गई। गई? यस सर। महिला औरत। बन गई। हाँ, तो ये जो घटना है, इसी घटना को जो है हम कहते हैं कि उन्होंने क्या किया? अहिल्या का उद्धार कर दिया। उद्धार कर तो दिया। हाँ, तो अब जमीन का भी उद्धार कैसे करेंगे? अनउपजाऊ जमीन को हम उपजाऊ जमीन उपजाऊ। में परिवर्तित कर देंगे। तो इसी को कहा जाएगा भूमि का उद्धार। फिर तीसरी बात आ गई, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग। मतलब हर बार जो है आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है इन केमिकल्स का इस्तेमाल करें।
तो चाहे वो आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं ना खेतों में, यस इनका उपयोग बहुत कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हाँ है। अब आप करते क्या हो भाई? सीधे सीधे मोटे तौर पर आप ये मान लीजिए, जो आपके कीटनाशक हैं, यानी अंग्रेजी में हम जिनको इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब जिससे इंसेक्ट मर जाए, पेस्टिसाइड मतलब जिससे पेस्ट मर जाए। पेस्ट मतलब वही चूहा हो गया, गिलहरी हो गई और बाकी जो जानवर, हुआ उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटी सी बात है ना? ये तो समझने वाली बात हो गई कि कोई भी ऐसी चीज जिससे कीड़े मर जाएं या चूहे मर जाएं तो वो क्या हो गया? उस चीज को हम क्या कहेंगे? जहर इंसेक्ट जहर जहर, पॉइजन है ना? है कि यस नहीं पॉइजन? उससे किसी की मौत हो यस जहर है। जाती है तो वो तो पॉइजन हुआ ना। यस सर। अब जब आप ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जमीन पर इस्तेमाल करते हैं तो ये कहाँ जाएगा? पहली बात, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जमीन सोख लेगी, यस यस सर, उसकी फर्टिलिटी और जो नहीं सोख पाएगी तो जब पानी बरसेगा तो पानी के साथ ये सारा जहर बहकर कहाँ पहुंच जाएगा? सर तालाबों में। नहरों में, तालाबों में, नहरों में। नदियों में, और वही पानी हम पिएंगे। फिर इसके बाद बीमार वो एक्सपेरिमेंट भी हमने आपको बताया था, याद हो अगर आपको, कि दो पौधे लीजिए, है ना, दो कांच के जार लीजिए, उसमें दोनों यस जल वाले पौधों को लगाइए, ठीक है, फिर उसमें एक पौधे में लाल स्याही डाल दीजिए शाही डाल दीजिए। और दोनों को छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। तो कुछ दिनों पश्चात आप पाएंगे कि जिसमें आपने लाल स्याही डाली थी, उसमें जो पौधा लगा है उसकी पत्तियां भी लाल हो गई, उसके तने में भी लाल रंग आ गया है। तो जब जमीन में आप ये जहर डालते हैं तो बहुत सारा केमिकल और ये पॉइजन क्या कर लेगा? पेड़ सोख लेगा, पेड़ एब्जॉर्ब। है ना? एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, और फिर पेड़ से ये कहाँ पहुंच जाएगा? उसके फल में, फूल में, और फिर वही आप खाएंगे तो वो जहर कहाँ यस पहुंच सर। जाएगा? आपके हमारे शरीर में। हमारे में अब आप ये प्रश्न हमारे पूछेंगे कि वो इंसेक्ट जो कीड़ा है वो तो मर जाता है, चूहा हुआ भी मर जाता है, तो हम क्यों नहीं मरते? हमारी शरीर बड़ी है ना सर, हाँ, धीरे हमारा धीरे अटैक शरीर, करता आप है। कंपैरिजन करो ना, चूहे के मुकाबले यस और वो कीड़े के मुकाबले आपका शरीर कितना बड़ा है, यस सर। और ये यस जहर की मात्रा आपके लिए बहुत छोटी सी कम है। है। तो इसका सर धीरे धीरे तुरंत असर असर करेगा। नहीं होगा, असर होगा लंबे 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 समय के बाद आपकी शरीर पर इसका असर होगा निश्चित तौर पर। तभी आप सोचिए ना कि क्यों हमारे देश में जो है बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, बहुत सारे टाइप के कैंसर्स के रोगी बढ़ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर के मामले में भारत का बहुत ऊंचा स्थान है दुनिया में। मतलब बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ हर साल कैंसर पेशेंट, टीबी के पेशेंट, हेपेटाइटिस के पेशेंट जो है वो आते हैं, मलेरिया हो गया, तमाम तरीके की बीमारियां। लेकिन कैंसर जो है वो एक जो है बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के लिए। बहुत बड़े यस सर। पैमाने पर कैंसर के रोगी हर साल सामने आते हैं। तो ये सब के पीछे कारण क्या है कि लोग जो है उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है और इस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। उसके पीछे यही सारे कारण है कि हमारा खाना खराब है, हमारा पानी खराब है, हमारा वातावरण भी दूषित है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत कम से कम होने चाहिए। और फिर एक आ गया आखिरी में शब्द है जिसका मतलब हुआ अतिचारण। मतलब अतिचारण शब्द से ही पूछ लीजिए, हमने आपको बताया जब नहीं समझ में आया तो शब्द से पूछ लिया करिए। अति और चारण, चारण मतलब चरना हो गया, और अति मतलब ज्यादा चरना हो गया।
तो जब जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी या एक ही जगह पर जानवर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो जमीन पर दबाव आएगा, वो क्या करेंगे, वो सारी घास चर लेंगे। ठीक है, खा Yes. जाएंगे घास को। तो जब घास को खा जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा जमीन पर, क्या असर पड़ेगा? सफेद खत्म हो जाएंगे। जमीन जो है उसकी ऊपरी परत, अभी तक घास की जड़ों ने क्या कर रखा था, पकड़ रखा था सुरक्षित उसको, रखा था। यस है ना। सर। अब जब घास ही नहीं रहेगी तो वो ऊपरी परत पानी में बह जाएगी और यस जमीन खराब हो जाएगी। यस तो सर। अतिचारण जो है उस पर रोक लगाना है। तो ये भूमि संरक्षण करने के कुछ तरीके हैं। क्या क्या तरीके हो गए? वन रोपण हो गया, भूमि का उद्धार हो गया, रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों का कम से कम प्रयोग हो गया, और अतिचारण पर रोक हो गई। चार ये तरीके हैं जो है वो भूमि संरक्षण के हमने समझ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मृदा की। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है ना। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन हो गई मृदा की। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। अब जैसा स्थल रूप होगा वैसी मिट्टी होगी। पहाड़ों पर अलग हो जाएगी, मैदानी क्षेत्रों में अलग हो जाएगी, पठारों पर अलग हो जाएगी। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो जिस भी चट्टान से, भाई मृदा बनती कैसे है, चट्टान होती है उसमें टूट फूट होती है, होती रहती है जब तक वो बहुत बारीक कणों कणों में परिवर्तित ना हो जाए। ठीक है, जैसा कि आप ये चित्र देखिए 2.3, यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल दे रखा है कि जो मिट्टी है आपकी वो कैसे बनती कैसे है। तो उसके नीचे सबसे चित्र में देखिए आप, सबसे नीचे दिया जनक चट्टान है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो पेरेंट रॉक। ठीक है, अब इसी रॉक में वेदरिंग होगी, यानी ये जो चट्टान है इसमें टूट फूट होगी, तो फिर क्या बनेगा, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ बनेगा। फिर जब इसमें और ज्यादा टूट फूट होगी तब बनेगा बालू, गाद और क्ले। और फिर सबसे ऊपरी परत हो जाएगी आपकी ह्यूमस, है ना। ये क्या है, ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ये कैसे बनता है, पेड़ पौधे जो हैं उनकी पत्तियां जब वो झड़ जाती हैं और वो सड़ जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं, या जो एनिमल की बॉडीज हैं, है ना, डेड बॉडीज, वो डिकम्पोज होती हैं तो उससे डेड प्लांट ऑर्गेनिक एंड मटेरियल एनिमल। बनता है जिसको आप कहते हो ह्यूमस। तो ये सबसे टॉप लेयर होती है सॉइल की। तो इस प्रकार से ये बनती है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो आपने देखा कि जो पेरेंट रॉक है ना। अब आप जानते हैं चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? सर अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांत्रित। कायांत्रित शैल। कायांतरित चट्टान अंग्रेजी में बोले तो सबसे पहले इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री और फिर मेटामॉर्फिक, है ना। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्रित चट्टान। कायांतरित चट्टान। कायांत्रित। ठीक है, तो चट्टानें 3 प्रकार की है। तो जब इनमें टूट फूट होगी तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी बनेगी वो भी अलग ही बनेगी, उसकी अलग प्रॉपर्टीज यस होंगी, सर। अलग केमिकल और मिनरल प्रॉपर्टीज होंगी। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, अब हम जरा बात कर लेते हैं भूस्खलन की। ये छूट गया था। भूस्खलन क्या होता है? पहाड़ी इलाकों में जो ढाल होती है पहाड़ की, है ना, वो बारिश की वजह से या अन्य कारणों की वजह से उसका कुछ हिस्सा जो है वो नीचे आ जाता है अचानक, तो इसी को कहा जाता है भूस्खलन। ठीक है, जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं पहाड़ की ढाल है और वहां से कुछ हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है। ठीक है, या उससे अलग हो गया है। और चूंकि ढाल है तो बहुत सारा ये चट्टान और बड़े बड़े पत्थर
और मिट्टी, ये सब एक साथ नीचे आ जाता है। क्योंकि ऊंचाई से आ रहा है तो इसकी तीव्रता भी बहुत अधिक होती है, बहुत तेजी से नीचे आता है, तो इसके रास्ते में जितनी चीजें आती हैं वो सब उसको तबाह और बर्बाद कर देता है। अगर रास्ते में कोई नदी है तो क्या होगा, नदी का रास्ता बंद हो जाएगा, और फिर क्या होगा, पानी को तो आप रोक नहीं सकते ना, तो होगा ये कि नदी अपना रास्ता बदल देगी, और जब नदी अपना रास्ता बदल देगी तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। फ्लड आ जाएगा। ठीक है, बाढ़ कैसे आ जाएगी, मैदानी क्योंकि इलाके में पहले, तेज। हाँ यस, क्योंकि जो नदी थी वो तो उसका एक रास्ता तय होता है ना, उसी रास्ते से नदी बहती है। अब अगर वो रास्ता बंद हो जाए किसी भी कारणवश और नदी को अपना रास्ता बदलना पड़े, तो क्या होगा, वो इलाके जहां से अभी तक पानी नहीं बहता था, पानी वहां से बहना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उस इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बाढ़ आ जाएगी। तो चलिए इसको Yes. पढ़ लेते हैं जरा। तो सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी को के वृहत संचलन के रूप में भूस्खलन को परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप की वजह से, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होता है ना। या तो भूकंप आया तो बहुत तेजी से जमीन हिलती है, जिसकी वजह से जो कमजोर हिस्सा होता है वो ढह जाता है, या बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से मिट्टी का बहुत ज्यादा कटाव हो जाता है और जो कमजोर हिस्सा होता है वो ढह जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो भी भूमि में कंपन होता है, उसकी वजह से भी भूस्खलन होता है। इसके अलावा बारिश की वजह से भी होता है ना, कि किसी इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी में कटाव होता है और कुछ हिस्सा जो कमजोर होता है वो ढह जाता है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, भूस्खलन होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ये नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक प्रमुख विषय है। तो बड़े पैमाने पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भूस्खलन होता है। हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके जो हैं वो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा आप इधर चले जाएं तो यूपी का कुछ हिस्सा है जहां पर पहाड़ी इलाके हैं, और फिर हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये सब पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। उत्तराखंड भी है, तो यहाँ पर बहुत सारा पहाड़ी इलाका है और यहाँ अक्सर भूस्खलन होता है, और भूस्खलन से जान माल का नुकसान होता है, घर तबाह हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक जो है प्राकृतिक आपदा है और इससे जान और माल का बहुत नुकसान होता है। तो ये एक मुख्य चिंता का विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन, अब ये सच्ची घटना है, केस स्टडी है, जरा देखते हैं क्या हुआ था। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है किन्नौर। वहां रेकोंग पीओ एक जगह है, उसके निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। भूस्खलन आया और उससे सड़क जो थी वो टूट फूट गई, 200 मीटर तक का हिस्सा जो था वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब 200 मीटर बड़ी जगह है, ठीक है, तो सोचिए 200 मीटर अगर सड़क तबाह हो जाए तो कितना बड़ा भूस्खलन था वो। ये भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का एक कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। तो सड़क बनाने के लिए, अब भाई पहाड़ों पर सड़क कैसे बनाते हैं, पहाड़ को काट के से बराबर करके पहाड़ को काटना पड़ेगा। काटोगे कैसे, काटोगे कैसे, मशीन से सर। बहुत बार की जरूरत होती है, बम लगा के उड़ा देते हैं, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. अब यही ऐसा ही हुआ था, बम लगा के उड़ाया और जो कमजोर क्षेत्र था ढाल का वो ढह गया। अब ढह गया तो
200 मीटर तक की सड़क गायब हो गई और वो सारा मलबा नीचे जो गांव था वहां पहुंच गया। लेकिन जो है पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसलिए गांव को पहले ही खाली करा दिया गया था। तो जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का तो नुकसान होगा। घर भर तबाह हो गए, सड़क तबाह हो गई। अब हम बात करेंगे न्यूनीकरण क्रियाविधि की। न्यूनीकरण मतलब ये जो भूस्खलन है, इससे होने वाला जो विनाश है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते भूस्खलन को, रोकना बहुत मुश्किल काम है। किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोकना ये संभव नहीं है। जैसे तूफान आते हैं बहुत सारे, या भूस्खलन आता है भूकंप ना? आता है। हाँ, भूकंप आता है। तो ये सब चीजें जो है इनको रोक पाना जो है वो संभव नहीं है ना? हम क्या कर सकते हैं, इनसे होने वाला जो नुकसान है उसको जरूर कम कर सकते हैं। तो जरा बात करते हैं कि क्या करेंगे हम तो जो है ये कम हो जाए नुकसान। तो पहली बात, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। तो अब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, तो वैसे वैसे हमने बहुत सारा स्टडी किया, रिसर्च किया, तो हमको ये पता है कि भूस्खलन किस वजह से होता है। तो अगर हम उस वजह को जो है कम करने का या खत्म करने का प्रयास करेंगे तो भूस्खलन भी नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट करना, मैनेज करना, कि भूस्खलन ना हो, और अगर हो भी जाए तो हम क्या करें कि उससे नुकसान कम से कम हो। तो कुछ तरीके दिए गए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला तरीका, भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। तो अगर हम क्या करें, मैपिंग करें, मैपिंग करें यानी कि हम मानचित्र बनाएं और वो इलाके जो हैं उनको चिन्हित कर लें जहां भूस्खलन आने की संभावना हो या बार बार वहां भूस्खलन होता है। तो अगर हम ऐसे इलाके को चिन्हित कर लें, पहचान लें, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां आवास नहीं बनाएंगे। जब आवास नहीं बनाएंगे तो जान और माल का नुकसान भी नहीं होगा। तो पहला तरीका यही है कि मानचित्र के माध्यम से हम इलाकों को पहचान लें और उस जगह पर आवास ना बनाएं। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। ये आप देख सकते हैं, पहाड़ का जो ढाल होता है, वो ढाल जहां पर खत्म होती है वहां हम एक मजबूत अगर दीवार बना दें, तो दीवार बना देंगे तो क्या हो जाएगा, जब मलबा खिसकेगा तो क्या होगा, दीवार की वजह से वो रुक जाएगा, सहारा मिल जाएगा उसको।